तो राधे राधे साथियों, ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है। और कौन सा महीना? मार्च महीना। मार्च महीने का पहला वाला पार्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट मतलब हो गया आधा महीना, 1 से लेके 15 तारीख तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद इसकी क्विज लगा लीजिएगा। इसकी क्विज इसकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड की जाती है कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो इसकी थीम की रहेगी। थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और 28 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। और इसी के लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहले भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है 1954 में। इस दिन को पहली बार मनाया गया था 1987 में। तब से हर साल 28 फरवरी को हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो आप जानते हो अभी तक सेबी की जो अध्यक्ष थी, आप कह सकते हो पहली महिला अध्यक्ष थी, माधवी बुरी बुच, उनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष और कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो माधवी पुरी बुच। अगर पूछे सेबी के पहले अध्यक्ष कौन रहे, पहले फर्स्ट नंबर के अध्यक्ष कौन रहे, तो एस दवे उनका नाम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डव नहीं है, डव तो साबुन होता है, दवे। ठीक है, और ये माधवी पुरी बुच। और सेबी की और बात कर ले थोड़े से स्टैटिक, तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। और अब अध्यक्ष इसके है तुहिन कांत पांडे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में किया गया। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 की हम बात कर रहे हैं। आयोजन इसका मुंबई में हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। आयोजन कौन करता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आयोजन करता है। थीम है विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर। ठीक है, तो आयोजन कहां पे हुआ ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका भी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सशक्त भारत। ये बाई एनुअल नहीं, बाई एनियल है, मतलब हर 2 साल में एक बार ये आएगी। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम याद रखना, मैगजीन का नाम सशक्त भारत है। अब इसका पहला ही संस्करण लॉन्च किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। इस मैगजीन में, इस पत्रिका में है क्या? रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की कविताएं, उनके लेख, उनके विचार इसमें शामिल हैं। और इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? एक तो ये हिंदी भाषा में है, तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और देशभक्ति को इसमें बताया गया है ताकि लोग पढ़े और उनके बारे में जाने। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, सशक्त भारत। पत्रिका से याद आएगा हमारी जो पहली हिंदी का हमारा पहला जो हिंदी का न्यूज़पेपर था, उसका नाम उद्दंड मार्तंड था, जिसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने 1826 में। कहां से? कलकत्ता से। और भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, जो कि आयरलैंड से थे। कब? 1780 में। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है भारत ने। साबा मतलब क्या होता है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो बास्केटबॉल की एक प्रतियोगिता है जिसको बोला साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 महिलाओं की प्रतियोगिता है। अब इसका तीसरा संस्करण हुआ था फरवरी में ही। कहां पर हुआ था? केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। इसको भारत ने जीत लिया। भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और जीत गया। यहाँ पे भारत ने किसको हराया? मालदीव को हराया। इस बार केवल 3 ही टीमों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल और मालदीव ने। इसका जो पहला संस्करण 2016 में हुआ था, काठमांडू नेपाल में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था। दूसरा संस्करण मालदीव में हुआ था, श्रीलंका ने जीता। अभी तीसरा संस्करण हुआ भारत नई दिल्ली में और भारत ने ही इसको जीत लिया है।
और ये भी जरूर याद रखना कि अभी फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 ये इस साल अभी चाइना में होगा, ये भी ध्यान में रखना। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट वाला ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं हैरत महोत्सव, हैरत उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है, ठीक है। हैरत फेस्टिवल ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अभी महाशिवरात्रि पर मनाया गया, वहां पे महाशिवरात्रि के रूप में इसको मनाया जाता है, आप कह सकते हो। तो जम्मू कश्मीर में इतना सा आप याद रखना कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो याद रखेंगे अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली EFIR को दर्ज किया है, रजिस्टर किया है। और इसके अलावा ईमेल के द्वारा जो FIR दर्ज की गई है वो भी मामला जम्मू कश्मीर में देखा गया है। और ये व्हाट्सएप के द्वारा की गई है और वो ईमेल के द्वारा की गई है, वो भी दोनों के दोनों केस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एक FIR से ये प्रश्न और याद रखना, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम को अभी शुरू किसने किया है? कर्नाटक ने किया है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स ये कहां पर शुरू किया गया या विकसित किया गया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में बेहतर आउटपुट के लिए AI का इस्तेमाल करना। तो कृषि में AI को यूज किया जाएगा, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और कहां पे शुरू किया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पे? महाराष्ट्र में बारामती नामक जो एरिया है वहां पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, इसकी स्टैटिक स्थापना होती है 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन DC में। CEO है सत्या नडेला, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में। और थीम भी है। थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी। इसके अलावा मार्च में 2-3 दिवस और है। एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? हम एक साथ खड़े हैं, खड़े रहो। अगला देखो 1 मार्च को ही वर्ल्ड सी ग्रास डे, विश्व समुद्री घास दिवस। तो 1 मार्च को ये 3 दिवस हम मनाते हैं, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी चर्चा में रहा नासा का जो पंच मिशन है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सूर्य से है। तो पंच मतलब होता है पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना हेलियोस्फीयर। तो अभी नासा ने ये पंच मिशन को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है सूर्य की बाहरी परत और उसे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्य को उजागर करने में मदद करना। ये 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह होगा जो मिलकर के सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी तस्वीरें भेजेगा। इसके अलावा भी नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च किया है फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का है। इसका उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। अच्छा, सूर्य की बात है तो एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि अभी सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का जो पहला मिशन गया था उसका नाम क्या है? चलो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। आदित्य L1 उसका नाम है। L मतलब होता है लैंग्राज पॉइंट, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसा बिंदु होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है दोनों का। बताओ इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था? और बात नासा की है तो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC हो गया। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है रोन ड्रेपर, इनका निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे रोन ड्रॉपर, जिनका भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो जय शाह आप जानते हो कौन है? ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है जय शाह। और अभी इन्हीं को क्रिकेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए अभी 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये मंसूर अल मंसूर अभी इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिला था और ये है कहां से, ये भी बताइएगा।
अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं F1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा अतीका मीर इनका नाम है। तो मात्र 10 साल की ये भारतीय कार्टिंग रेसर है अतीका मीर। इन्हीं को अभी फार्मूला 1 एकेडमी ने अपने ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुना है और अतीका इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई कार्टिंग रेसर बन गई है। तो अब ये यूरोप और पश्चिम एशिया में होने वाले चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर एकेडमी प्रोग्राम चैंपियनशिप में F1 एकेडमी का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अतीका मीर इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो सूफी महोत्सव हुआ जहान एक खुसरो 2025, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अभी 28 फरवरी को ही नई दिल्ली में सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन किया गया है। क्या ये सूफी संगीत, कविता, नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद रखना कौन सा महोत्सव है, कहां पर हुआ है और उद्घाटन किया है मोदी जी ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज अभी कहां पर लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। तो अभी गोवा में एडमिरल KM रामकृष्णन के द्वारा प्राचीन सिले जहाज का अभी शुरू किया गया। यह अद्वितीय जहाज का निर्माण लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन से किया गया है। मतलब इसमें लोहे, स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो सिला हुआ जहाज एक अनूठा चलयान है जिसे पारंपरिक तरीकों से तैयार किया गया है। पारंपरिक तरीके मतलब जिस तरह से हम पुरानी सदियों में, पुराने जमानों में किया करते थे उसी तरह से बनाया, लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल करके। तो प्राचीन सिले जहाज भारतीय समुद्री धरोहर का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भारत ने अपने ऐतिहासिक जहाज निर्माण कला को अभी भी बरकरार रखा है। और कहां से अभी इसको लॉन्च किया गया ये जरूर याद रखना, गोवा से। गोवा में जो एक द्वीप है जिसका नाम है दीवार द्वीप, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। दीवार द्वीप पर एक हुदी इनोवेशन शिपयार्ड है वहां पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? तो याद रखेंगे उड़ीसा में किया है। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ नवा संस्करण था, हुआ कहां पे? पूरी उड़ीसा में। उद्घाटन किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने। तो इस बार ये नवा संस्करण था। पहला संस्करण इसका 2013 में हुआ था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। पिछला 8वां हुआ था 2022 में केवड़िया, गुजरात में। अभी नवा हुआ पूरी उड़ीसा में। और अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने यह भी कहा कि सरकार 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए 200 डे केयर सेंटर भी स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुक से है। कैलाश सत्यार्थी की अभी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिया सलाई। दिया सलाई जिसे आप मैच स्टिक बोलते हो अंग्रेजी में, जो माचिस की तीली होती है, यही उसका नाम है। और कैलाश सत्यार्थी आप जानते ही हो, ये कहां से बिलोंग करते हैं? अगर पूछे किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश से। और आप इनको क्यों जानते हो? क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में, इसलिए आप इनको जानते हो। तो याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? दिया सलाई। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी डेजर्ट हंट अभ्यास ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज जोधपुर में जो वायु सैन्य स्टेशन है वहां पे इसका आयोजन किया किसने? इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया है। और हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है, नौसेना प्रमुख, उनका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह है। एयरफोर्स डे आप हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मनन कुमार मिश्रा को। तो मनन कुमार मिश्रा ये नाम आप याद रखना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनको फिर से री इलेक्ट किया गया है। बाकी काश पटेल आप जानते हो, अमेरिका में FBI के ये 9वें नंबर के डायरेक्टर बने हैं। तो मनन कुमार मिश्रा याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न माफ करना कि अभी 97 नंबर के अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स आप कह दो, इसमें बेस्ट फिल्म किसे चुना गया था? तो आंसर होगा एनोरा को। 3-4 कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये याद रखना, ऑस्कर अवार्ड्स को ही अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं। 2025 वाला जो संस्करण है कौन सा नंबर का है? 97 नंबर का है। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है एनोरा। बेस्ट एक्टर रहे हैं
एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, ये 4 कैटेगरी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हर फिल्मी अवार्ड्स में, पिक्चर, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब अभी किसने जीत लिया है, तो इसको विदर्भ ने जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी तो ये भारत में खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका आयोजन बीसीसीआई करता है। इसकी शुरुआत होती है 1934 से। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। तो अभी जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ इसका फाइनल नागपुर में खेला गया था। 2024-25 का ये संस्करण है। विदर्भ ने जीत लिया। विदर्भ ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। अभी विदर्भ ने किसको हराया है, तो केरल को हराया है। यहाँ पे विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय वाडकर रहे। इसका जो पहला एडिशन हुआ था, हमने कहा ना पहली बार 1934-35 में खेला गया था, उसको बॉम्बे ने जीता था। तो आप अभी वाला याद रख लेना, विदर्भ ने जीता है भैया, केरल को हरा दिया है। रणजी ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब मनाया गया। हर साल आप जानते हो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। थीम क्या है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ठीक है, थीम भी याद रखना और डे भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए भी बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने और इन्वेस्टर्स को आसानी से बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए अभी सेबी ने ये बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। सेबी के बारे में मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, तो ये ध्यान में रखना कि बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया, सेबी ने। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे भी लोसर महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है भैया, लद्दाख में मनाया जाता है। तो लोसर की हम बात कर रहे हैं, लोसर महोत्सव की। तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म का आप कह सकते हो एक नव वर्ष है, और ये केवल तिब्बत में ही नहीं, जहाँ पे भी तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, मुख्य रूप से तो जैसे तिब्बत में हो गया, नेपाल में हो गया, भूटान में हो गया, भारत में भी विशेष रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ये मनाया जाता है। ऑप्शन में केवल इन तीनों में से लद्दाख ही ऑप्शन में था, तो मैंने लद्दाख आंसर लगा दिया। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है ये। तो मैंने कहा ना जहाँ पे तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं वो तो इसे मनाएंगे ही सही। तो इस साल ये हमने 28 फरवरी को मनाया है, तो लोसर महोत्सव ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है, तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य L1, जो हमारा पहला सूर्य मिशन था ना, आदित्य L1। और इसे किससे लॉन्च किया था, अभी पीछे मैंने पूछा भी था आपसे, तो आंसर होगा PSLV-C57 से हमने इसको लॉन्च किया था। और आप पूछोगे कब लॉन्च किया था, तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था इसरो ने। ये हमारा पहला सूर्य मिशन था, और अभी इसी ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली। आप पूछोगे ये होता क्या है सोलर फ्लेयर कर्नेल, तो सूर्य के वायुमंडल में बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। कभी कभी ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक टूट जाता है या बदल जाता है, जिससे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहते हैं। और जब ये सोलर फ्लेयर फटता है तो इस पे बहुत कुछ चमकीले और गर्म धब्बे होते हैं, इन्हें सोलर फ्लेयर कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। आदित्य L1 ने इसकी पहली तस्वीर ली है। अगला देखते हैं। देखो अगला भी क्या प्रश्न है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी किसने नामित किया है, तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका की अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो कि यहाँ के अभी 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया था, और बता सकते हैं उसका नाम क्या है, बॉल्ड ईगल उसका नाम है। ठीक है, तो वो भी याद रखना। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, JD वेंस उनका नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा MeitY इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो अभी इस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है। मतलब इससे स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स प्रोसेस सरल हो जाएगा। ये आधार को अधिक लोगों के लिए अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं को बेहतर पहुंच में सक्षम बनाएगा। अच्छा, मैं पूछूं, आधार की बात हो रही है, आधार ये कब शुरू किया गया था,
तो ये शुरू किया गया था 28 जनवरी 2009 में। कितने अंकों का होता है आपका जो आधार नंबर है, याद रखना 12 अंकों का होता है, और इसका संचालन कौन करता है, UIDAI। अब आपके लिए प्रश्न आने वाला है मेरे भाई, UIDAI की फुल फॉर्म बताओ और अभी इसके नए CEO बने थे उनका नाम बताओ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। हम अगला देखते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या है प्रश्न कि अभी भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम में। तो याद रखेंगे, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है, और इसकी स्थापना जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा विश्व भारती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर, गुरुग्राम में। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि डेनिम ब्रांड है लेविस, और अभी इसने किसे अपना वैश्विक राजदूत, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा दिलजीत दोसांझ को। तो दिलजीत दोसांझ याद रखना। फिर पूछ रहे हैं कि उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं यामांदू ओरसी, उरुग्वे के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उरुग्वे आप मैप में देख सकते हो, ये साउथ अमेरिकी कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है मोंटेविडियो, करेंसी होती है पीसो, पीसो उरुग्वायो, और अभी इसी के हमने देखा प्रेसिडेंट बन गए यामेंदू ओरसी उनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है। देखो, अभी 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, और ये दोनों रेलवे मंत्रालय की कंपनियां हैं, एक तो IRCTC और एक IRFC। यहाँ पे 26वीं पूछा है तो 26वीं IRFC बनी है, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और 25वीं बनी है IRCTC, जिसको कहते हो आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये तो नवरत्न कंपनी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी महारत्न कंपनी कुछ समय पहले बनी थी 14th नंबर की, वो कौन सी थी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड थी, वो भी आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। इसी तरह से आपको याद आएगा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अभी बने थे कौन, के संजय मूर्ति। और हमारे CGA कौन है, CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक, तो वो याद रखना SS दुबे है। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज मत होना, तीनों मैंने आपको यहां बता दिए। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो ये किया गया है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अभी स्पेन के बार्सिलोना में ये किया गया, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना, स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें ये जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसको किसने और कहां पे लॉन्च किया, तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसको नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अभी इसको शुरू किया है। उद्देश्य मैंने आपको बताया, पंचायत में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना। उसके अलावा लोकल गवर्नेंस में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करना, ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाना। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना, स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, यही इस अभियान का उद्देश्य है। अच्छा, वैसे पंचायती राज मंत्री हमारे कौन है, राजीव रंजन सिंह है, उर्फ लल्लन सिंह जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अभी दूसरा प्राइवेट स्पेस यान, निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा ब्लू गोस्ट। आपको याद हो तो कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक अमेरिकी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई, और उसने अपना एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था ब्लू गोस्ट नाम से, चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था, और अभी चंद्रमा पे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, और ऐसा करने वाला ये दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया है। इसको किससे लॉन्च किया था, फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है उससे लॉन्च किया था। अच्छा, हम कह रहे हैं कि चंद्रमा पे लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये दूसरा प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट बन गया है। तो फिर ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा था भाई, दूसरा प्राइवेट कंपनी बन गया ये फायरफ्लाई, और तो पहला कौन सा था, पहला प्राइवेट कंपनी ने ऐसा जो कारनामा किया था वो इंट्यूटिव मशीन्स था। इसने फरवरी 2024 में चंद्रमा पे अपना लैंडर सही सलामत उतारा था, उस लैंडर का नाम ऑडिशियस था, हमने पढ़ा भी था। तो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ये थी, और अभी दूसरी प्राइवेट कंपनी ये बन गई है, और ये दोनों के दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं।
वैसे आप जानते हो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश कौन सा है साउथ पोल पर उतरने वाला, तो वो हमारा प्यारा भारत है। और इसके लिए कौन सा मिशन था? चंद्रयान 3 मिशन। आप बताओ इसको हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था और जिस पॉइंट पर ये उतरा था उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गए। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में अभी किसने शपथ ली है? भैया ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर बन गए हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। अब ऑस्ट्रिया ले चलता हूं मैं आपको, ये एक यूरोपीय देश है, ये रहा मैप में ऑस्ट्रिया, कैपिटल इसकी वियना होती है। आप जानते हो वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे ये स्थित है और यहीं पे आपको ओपेक का मुख्यालय मिल जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय आपको यहीं पे मिल जाएगा। करेंसी यूरो होती है। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वॉन डर बेलन, क्रिश्चियन स्टॉकर यहाँ के नए चांसलर बन गए हैं। आप लोग बताना अभी जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आ गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र, जिसका नाम है वनतारा, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आप सभी जानते हो उत्तर हो जाएगा इसका क्या, गुजरात। तो अभी मोदी जी ने 4 मार्च को ही गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। ये मात्र एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि एक वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। इसकी स्थापना की है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन की बात करें, इसकी स्थापना 2010 में होती है, अध्यक्ष नीता अंबानी है। तो एक्चुअली में ये जो वनतारा है ना, ये गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल रिफाइनरी कैंपस है ना, उसी के अंदर 3000 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है। इस वनतारा में हाथियों का सबसे बड़ा अस्पताल आपको मिलेगा। अच्छा, इसी से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, अभी वनतारा के राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को भारत सरकार के द्वारा कॉरपोरेट कैटेगरी में 2025 प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये एक और मैंने यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आपको फैक्ट याद करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है? वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, अभी संन्यास ले लिया उन्होंने। कहां से, किससे? वनडे इंटरनेशनल से, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में। इसे मनाने की शुरुआत सन 2007 में हुई थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और ये 3R मतलब क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और इससे पहले भी भारत इस फोरम की मेजबानी कर चुका है एक बार, कब? 2018 में। और इस बार 2025 में भी भारत ने इसको होस्ट किया। भारत में भी कहाँ पे हुआ? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया? अगर ये पूछ ले अभी इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे ऊर्जा और आवास जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। फिर अगले में पूछ रहे अभी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने दे दी है। क्या होगा इसमें? तो जो एकल महिलाएं होती हैं, एकल महिलाओं से मतलब है जो अविवाहित महिला हो गई, तलाकशुदा हो गई, या जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो किसी फिर दूसरे पर निर्भर रहती है, वो दिव्यांग महिलाएं होंगी। तो इस तरह की एकल जो भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो उत्तराखंड सरकार है वो 2 लाख रुपए देगी। 2 लाख रुपए का वो क्या करेंगी? खुद का कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कुछ रोजगार स्वरोजगार स्टार्ट कर सकती है। और इसमें भी कंडीशन ये रहेगी जो 75% राशि होगी वो तो सब्सिडी के तौर पर, अनुदान यानी कि ग्रांट के तौर पर उनको मिलेगी, वो उनको चुकाना नहीं है। बाकी जो 25% राशि होगी बस वही उनको चुकाना होगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। अगला देखते हैं। और अगले में पूछ रहे कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अभी अहमदाबाद नगर निगम ने अपने बजट में जलवायु परिवर्तन को यानी कि क्लाइमेट चेंज को अपने बजट में शामिल किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला शहरीय स्थानीय निकाय बन गया है। मतलब अपने बजट में क्लाइमेट चेंज की बात करने वाला, उससे संबंधित परियोजनाओं को शामिल करने वाला ये पहला शहरीय निकाय बन गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अगले में पूछ रहे अभी पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। तो अभी 3 मार्च को ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। और कहां पर हुई ये बैठक? तो गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है वहां पर।
और इसी बैठक के दौरान उन्होंने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है। एक तो ये डेटा याद रखना, 6327 डॉल्फिन है हमारे पास, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर बिहार में। ठीक है, तो ये डेटा वाले जो प्रश्न होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये डेटा जरूर याद रखना। अच्छा, इसी तरह से गिद्ध के मामले में, तेंदुए के मामले में, चीतों के मामले में, बाघ के मामले में अगर आप देखोगे किस राज्य में सबसे ज्यादा है ये, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लाउडेड लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ये कहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे ये आप लोग मुझे बताओ, और कितने हैं उस संख्या में, ये हम बात कर चुके हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी उसमें हमने देखा था, बहुत बार मैंने आपको रिवाइज कराया, और ये वाला प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, अब आपको बताना है। उसके अलावा अभी पक्षी प्रजातियों के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, पश्चिम बंगाल में, और कितनी है, 543 है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। और अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह। तो ये वैसे तो लखनऊ की रहने वाली है तनुष्का सिंह, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर ये चुनी गई है। ये वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तो इनका नाम याद रखना, तनुष्का सिंह इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अचंता शरत कमल ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस खेल से है? ये हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2004 में, पद्मश्री 2019 में मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में इनको मिल चुका है, और वर्तमान में आप कह सकते हो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के ये उपाध्यक्ष भी हैं। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे पिछले साल 2024 में, उसके उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ये भारतीय ध्वजवाहक रहे थे पीवी सिंधु के साथ। ये भी फैक्ट याद रखना, शरत कमल का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किया। इसका नहीं, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया, ऐसा होना चाहिए था, भाग लिया, हिस्सा लिया। इसका आयोजन किसने किया था ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। एक तो याद रखना ये एक नौसैनिक नेवल अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, सी ड्रैगन इसका नाम है। अभी ये कहां पे हुआ? पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम तट पर हुआ। अमेरिका ने इसका आयोजन किया अभी मार्च में। और ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। भारत की नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया और भी कई सारे देशों ने हिस्सा लिया, बहुराष्ट्र अभ्यास है। तो भारत की तरफ से हमारा जो P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान है उसने यहाँ पे हिस्सा लिया। याद रखना ये सी ड्रैगन अभ्यास है। और सी ड्रैगन अभ्यास की हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर हुआ, आयोजन किया अमेरिका ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अजय भादु को। तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी CEO नियुक्त किया गया किसे? अजय भादु को। और वैसे वे वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव भी है। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? तो L सत्य श्रीनिवासन का स्थान लिया है। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आप क्या समझते हैं? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले तो आप ये बता दूं मैं आपको कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के जो वाणिज्य विभाग है उसी के अंतर्गत ये आता है। और भारत सरकार ने इसकी जो स्थापना है ये 9 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में की थी। और इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। अभी ऐसे समझ लो जैसे सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सार्वजनिक, मान लो कोई भी स्कूल बनाना है, ठीक है, सरकारी स्कूल बनाना है सरकार को, तो उसके लिए जो भी मटेरियल यूज होगा, जो भी पेंटर चाहिए, जो भी सर्विस वाले व्यक्ति चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो सब चीज़ों को वो यहाँ से खरीदेगी। तो अगर आप कुछ भी बेचते हो, मान लो आप लोहा बेचते हो, आप सीमेंट बेचते हो, आप रेत बेचते हो, आप ईंट बेचते हो, या आप कारीगर हो, तो अपने आप को यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो ये जब भी टेंडर निकालेंगी तो आप अपनी बिड लगा देना कि भाई मैं तो 70 रुपये दिहाड़ी लूंगा और कोई लगा देगा 80 रुपये। तो सरकार जो बिड में कम होगा, जो उनको सस्ता पड़ेगा, उसको ले लेगी। तो मतलब जो भी परचेजिंग करनी होगी ना, वो इसी पोर्टल से खरीदेगी सरकार। तो इसका ये मकसद है। अभी समझ में आ गया आपको? तो इसके CEO का नाम अजय भादु है, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी
वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे बताया गया। कौन सी रिपोर्ट है? और 19वें नंबर की ये वेल्थ रिपोर्ट है 2025। इसको जारी किया लंदन स्थित एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है नाइट फ्रैंक ने इसको जारी किया है। और इसमें बताया कि जो भारत है यह अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। और इसमें बताया गया कि देश में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो पिछले साल इतनी थी और 2024 में ये बढ़ करके इतनी हो गई है, यानी कि 6% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जो धनवान व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है, तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। और इनको ये सम्मान किसने दिया? अभी हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इनको ये सम्मान दिया है। आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए उनको ये सम्मान मिला है। इतना ज्यादा खास तो नहीं है ये प्रश्न, लेकिन फिर भी एक वन लाइनर के तौर पे आप देख सकते हो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा लियू जियाकुन को दिया गया है प्रित्जकर पुरस्कार। यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये अवार्ड हर साल जीवित वास्तुकारों को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की कला के माध्यम से मानवता और निर्मित पर्यावरण में लगातार और महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक तो ये याद रखना। पुरस्कार के रूप में इसमें कितनी राशि दी जाती है? $1,00,000 इसमें दिए जाते हैं। पहली बार ये 1979 में दिया गया था, फिलिप जॉनसन को मिला था। लास्ट ईयर 2024 में रिकेन यामामोटो को मिला था, जापान से थे। और इस साल लियू जियाकुन को मिला है जो कि चाइनीज है। ये क्या किसी भारतीय को भी मिल चुका है? तो हाँ, एक बार एक भारतीय को मिल चुका है, बालकृष्णन दोषी। ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था। कब? 2018 में। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको मनाया जाता है, ये डे है, इसको ऐसे याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उनके अनुसार प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी बताई है? तो उन्होंने बताई है ये 100 हो गई है। मातृ मृत्यु दर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1,00,000 जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु को हम MMR से दर्शाते हैं। और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, अभी उन्होंने कहा कि हमारा MMR का जो टारगेट हमने रखा था वो 100 रखा था, वो अभी हमने अचीव कर लिया है। और इन्होंने बताया कि 1990 से 2020 के दौरान इसमें 83% की गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये डेटा याद रखना। अगला देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप। क्या है प्रश्न कि अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा याद रखना, ये अभी कानून सचिव या विधि सचिव बोल दो या लॉ सेक्रेटरी बोल दो, ये बन गई है। और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अगर पूछे इन्होंने किनका स्थान लिया, तो नितेन चंद्रा का उन्होंने स्थान लिया है। काम क्या होगा इनका? कानूनी और संवैधानिक मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। अच्छा, पहली महिलाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट या अपॉइंटमेंट्स में आपको और रिवाइज करा दूं। तनुष्का सिंह हमने पढ़ा था अभी, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। और जयसिंता कल्याण आप जानते हो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है। और आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, महिला महानिदेशक बनी थी, डायरेक्टर जनरल बनी थी। अच्छा, लॉज से याद आता है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर यानी कि विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है, ये भी याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ब्रिटिश भारत की पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो लॉर्ड मैकाले रहे थे। और स्वतंत्र भारत के या आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो MC सीतलवाड़ रहे थे। ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी AM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2 जनों को चुना गया है, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड S सटन। और ये दोनों के दोनों अमेरिकी निवासी हैं, अमेरिकी नागरिक हैं।
तो इन्हीं को मिला है अभी 2024 का AM ट्यूरिंग पुरस्कार। ये जो AM ट्यूरिंग पुरस्कार है ना, इसे कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार के रूप में इन दोनों को $1 मिलियन की राशि मिली है। तो ये जो AM ट्यूरिंग पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1966 में होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखो। एलन मैथिसन ट्यूरिंग, इनको कंप्यूटर विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार को देने की घोषणा की जाती है। अभी तक एक भी भारतीय नहीं है जिनको ये पुरस्कार मिला हो, मतलब अभी तक किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं मिला। तो 2024 का किसे मिला? इन दोनों को मिला। इन दोनों के नाम याद रखना, अमेरिकी हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये कहां पर होंगे? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण होगा। 20 से लेकर 27 मार्च तक होंगे। कहां पे? नई दिल्ली में। इसका पहला जो एडिशन है वो 2023 दिसंबर में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में हुआ था। उसमें टॉप पे हरियाणा था। उसका मैस्कॉट शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को। ठीक है, तो अभी ये हुए कहां पे? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में ही, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। और इस बार इसका 24वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन किया टेरी ने, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ने। पहला एडिशन 2001 में हुआ था। इस बार 24वां संस्करण है और इस बार का उद्घाटन किया हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। थीम भी है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। और जिसने इसका आयोजन किया, टेरी ने। इसकी बात करें, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। स्थापना होती 1974 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये सारी हिंदी में मैंने चीजें बताई है। इंग्लिश मीडियम वाले इस सीट को एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये भी मैं बता दूं, अगर कोई पहली बार न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है और 2030 तक पूरा करना है। और इस पे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर ये आपको याद नहीं है तो भैया एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार याद जरूर कर लेना। क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो फिर बाद में आपको अफसोस हो कि मैंने बोला था, किसी ने आपको कहा था एक बार पढ़ के चल जाना, लेकिन नहीं पढ़ा। और वैसे इनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है, 10 से 11 मिनट का वीडियो। एक बार वो 10 से 11 मिनट लगा दो वहां पे, उस वीडियो को देखने में सारे नाम इजीली आपको याद हो जाएंगे। फिर किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अभी अगला देखते हैं। तो अगले में देखो क्या पूछ रहे, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नितिन कामत को। कौन है भैया ये नितिन कामत? तो एक जो स्टॉक ब्रोकिंग एक कंपनी है, ज़ेरोदा, नाम आपने सुना होगा। तो उसके संस्थापक और CEO हैं ये नितिन कामत, और इन्हीं को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने ही। इसके अलावा 2-3 अवार्ड और हैं, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये KV कामत को मिला है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक हैं। और विशेष जूरी पुरस्कार ये हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ को मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन इस प्रश्न में मैं पूछ रहा हूं कि बारबाडोस की कैपिटल क्या है। कंट्री इन न्यूज है, तो मैंने उसी से प्रश्न निकाल लिया। तो आंसर हो जाएगा ब्रिज टाउन। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, देखो ये दोनों नाम अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो मिलते जुलते हैं। तो ब्रिज टाउन तो हमने देख लिया, ये बारबाडोस की कैपिटल है। आप लोग मुझे बताइए जॉर्ज टाउन ये किस देश की कैपिटल है? अच्छा, मोदी जी को ये सम्मान एक्चुअली में नवंबर 2024 में ही देने की घोषणा कर दी थी बारबाडोस सरकार ने, लेकिन अभी दिया गया। और अभी भी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं दिया गया, इसको प्रधानमंत्री जी की ओर से रिसीव किया है हमारे जो विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है पवित्रा मार्गेरिटा। उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से। क्यों दिया गया इनको सम्मान? तो कोविड-19 के समय बारबाडोस की जो भारत ने मदद की थी, उसी के लिए मोदी जी को ये सम्मान दिया है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, कंट्री इन न्यूज है तो बारबाडोस कहाँ पर है। ये देखो अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको ये कंट्री दिखेगा बारबाडोस। कैपिटल इसकी ब्रिज टाउन हो गई, करेंसी है बारबेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री होते हैं मियां आमोर मोहली। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि इसकी कैपिटल तो ब्रिज टाउन हो गई है। एक होती है जॉर्ज टाउन, ये भी एक देश की कैपिटल है। वो कौन सा देश है? वो यही देश है गुयाना, इसका पड़ोसी देश है गुयाना।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया? आप सभी जानते हैं, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम आप जरूर याद रखेंगे, बहुत सी जगह इसकी थीम गलत बताई गई है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, ध्यान रखना। थीम इसकी क्या है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। मुझे कैसे पता? बहुत सी जगह गलत बताई गई है। आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हमने तो वहां पे पढ़ा है ये थीम थी, हमने तो वहां पे पढ़ा है वो थीम थी, इसलिए मुझे पता है बहुत सी जगह इसकी थीम गलत बताई गई है। एक्चुअली में इसकी कैंपेन की थीम अलग है, वो है एक्सेलरेट एक्शन, वही इसको थीम बताई गई है। एक्चुअल में थीम ये वाली है, वो कैंपेन थीम है। ठीक है, तो ये थीम मैंने बता दिया आपको, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट और ध्यान रखना कि 3 रंग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक है। वो 3 रंग कौन से हैं? बैंगनी, हरा और सफेद। बैंगनी जो है ये न्याय और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हरा आशा का प्रतीक है और सफेद शुद्धता का प्रतीक है। और ये भी ध्यान रख लो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? क्लारा ज़ेटकिन को कहा जाता है, जो कि एक जर्मन कार्यकर्ता है, मतलब थी। उन्होंने 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी नेशनल वुमेन्स डे आप जानते ही हो, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को होता है, वो 13 फरवरी को होता है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो ये 2019 में लागू की गई थी। इस तरह की जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, अगर न्यूज़ में होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसे पूरे 6 साल हो चुके हैं। मार्च 2019 में ये शुरू हुई थी, मार्च 2025 में इसको पूरे 6 साल हो चुके हैं। योजना क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसको शुरू किया था किस मंत्रालय ने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ये योजना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए शुरू की गई थी। 60 साल के बाद उनको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। तो ये है योजना, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी को। और कौन है दिया कुमारी? ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमारी। और अभी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और किसने किया? पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने। क्यों किया? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो सम्मान कौन सा है, किसे मिला है, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है? तो आंसर होगा पंजाब ने शुरू किया है। और क्यों किया है? तो महिलाओं, मुख्य रूप से महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 181। अगर कोई पीड़ित महिला है तो वो इस नंबर पे कॉल करके मदद मांग सकती है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे, प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ पे? पंजाब में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी मार्च में ही रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया बिहार में। तो पहली बार किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है शौर्य वेदनम उत्सव 2025। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय ने किया। कहां पे? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। तो है क्या इस उत्सव में हुआ क्या? इसमें सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के घातक हथियारों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। इस उत्सव का उद्घाटन किया था बिहार के राज्यपाल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक अभ्यास है ट्रोपिक्स अभ्यास। इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो हिंद महासागर में किया गया इसका आयोजन। और ट्रोपिक्स की फुल फॉर्म होती है थिएटर लेबर ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बाई एनियल मैरीटाइम अभ्यास है। बाई एनियल मतलब होता है 2 साल में एक बार। द्विवार्षिक जिसे आप कहते हो, द्विवार्षिक ये समुद्री अभ्यास है, हर 2 साल में एक बार होता है। तो अभी कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर क्षेत्र में ही होता है ये। इसका आयोजन करती है भारतीय नौसेना। वैसे इसमें पार्टिसिपेट किया है भारतीय थल सेना ने, वायुसेना ने और हमारे तटरक्षक बल ने। ठीक है, पहली बार 2003 में हुआ था। नौसेना प्रमुख हमारे कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और नौसेना दिवस हम हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है? तो आंसर होगा इसका भारत ने जीत लिया। एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 6ठा एडिशन हुआ। और बात करें अगर ये हुआ कहाँ पे, तो ईरान के तेहरान में हुआ अभी मार्च में ही।
और इसको भारत ने जीत लिया है, 5वीं बार जीत लिया। इस बार भारत ने ईरान को हराया। आप कहोगे 6 बार हुआ, छठा एडिशन है, 6 में से 5 बार तो भारत ने जीत लिया है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि वो कौन सी बार है जब इसको भारत ने नहीं जीता था। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पूरी लिस्ट आपके सामने है। पहली बार 2005 में हुआ था, ये भारत में ही भारत ने जीता था, जापान को हराया था। बाकी तब से आप देखोगे हर बार भारत ने जीता है, केवल ये एक बार भारत ने नहीं जीता था। ये चौथा संस्करण जो कि 2016 में हुआ था साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया ने जीता था थाईलैंड को हरा करके। ठीक है, बाकी सारे टाइम भारत ने जीता है, पूरा आप देख सकते हैं। ये भी छठा संस्करण भी भारत ने जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस के रूप में, और इस बार ये 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया। जो जन औषधि सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 मार्च तक होता है। अच्छा, जन औषधि दिवस जो इस बार हमने मनाया उसकी थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम। तो जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो सस्ती होती है लेकिन क्वालिटी वाली होती है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगर पूछे भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खुला था, तो आपको सबको पता है, मॉरिशस आंसर हो जाएगा। हमारे जो विदेश मंत्री थे ना, सुब्रमण्यम जयशंकर, जब वहां पे गए थे तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है। तो इसको किया है HDFC बैंक ने। यहाँ पे हक का मतलब हो गया हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसको HDFC ने शुरू किया, इसका नाम है प्रोजेक्ट हक। तो आप कह सकते हो मुख्य रूप से ये भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में। मुंबई में मुख्यालय है। अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है और टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, और इससे याद आएगा लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक भी यही है, HDFC बैंक। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कंट्री कौन सा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। देखो, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जब ये प्रश्न मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा टॉप पे स्वीडन है, फिर आइसलैंड है, फिर फिनलैंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे तो नहीं है, कुछ एक स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि उन्होंने कहीं और भी क्लास लेते हैं वो, तो वहाँ पे उनको कुछ और बताई गई रैंकिंग, फ्रांस वगैरह ये टॉपर बताए गए। तो वैसे तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ये पूरा देखो मैं आपको पूरी रैंकिंग बता रहा हूँ। इसके अलावा फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि हमने तो नहीं वहाँ पे ऐसा पढ़ा है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, खुद जा करके आप पूरा आर्टिकल रीड कर लेना, तो आपको यही रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि अपनी मर्जी से तो मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, ग्लास सीलिंग इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसने जारी किया? द इकोनॉमिस्ट ने इसको जारी किया है। अच्छा, ये बताता क्या है? तो इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब देशों की तुलना करके रैंकिंग जारी की जाती है। तो उस हिसाब से ये रैंकिंग है। स्वीडन टॉप पर है, इसका मतलब वर्किंग वुमेन्स के लिए ये सबसे अच्छा देश है। फिर आइसलैंड, फिर फिनलैंड, इस तरह से टोटल 29 देशों को इस सूची में शामिल किया। भारत पूछोगे भारत इसमें कौन से स्थान में है, तो भारत को इसमें शामिल नहीं किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इंडेक्स किसने जारी किया, क्या है, मैंने आपको बता दिया, और टॉप 3। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी मुशफिकुर रहीम ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश से। जब बांग्लादेश ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई थी, उसके बाद इन्होंने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इसी तरह से आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने भी रिटायरमेंट ले लिया था ODI क्रिकेट से। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी AI कोश नाम से एक प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली में हमारे IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। अभी इन्होंने नई दिल्ली में ही इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म है AI कोश, इनको लॉन्च किया है। तो क्या करेंगे ये? तो AI कोश जो प्लेटफॉर्म है ये भारतीय AI मॉडल को डेवलप करने और ट्रेनिंग देने में मदद करेगा, जबकि इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल जो है इसके जरिए जो रिसर्चर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या सरकारी एजेंसियां हैं, वो रिसर्च और परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए सब्सिडी वाले GPU को एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। GPU मतलब हो गया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये AI के उपयोग के लिए शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, बात करें इंडिया AI मिशन, याद रखना ये कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2024 में। इसके लिए बजट रखा गया है 10,371.92 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों के। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डेटा याद रखना। अगला देखते हैं।
देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल दिया गया। नाम बदल के क्या कर दिया गया? गांडीव कर दिया गया। गांडीव क्या है? महाभारत में पार्थ यानी कि अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो उसी के नाम पे अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रखा गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल की अगर बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब हो गया जहां तक आप देख सकते हो ना, उससे भी आगे। डेवलप किया इसको DRDO ने और इसका निर्माण कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मैक्सिमम इसकी रेंज की आप बात करोगे तो 340 किलोमीटर है और इसी का नाम अभी गांडीव कर दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा ये कहां पर स्थापित होगी? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा ये भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा है। एकीकृत विनिर्माण सुविधा मतलब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब एक साथ इनका यहाँ पर उत्पादन होगा और इसमें निवेश होगा इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मैसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया है। तो प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न देख लो एक बार। भारत की पहली है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित होगी हिमाचल प्रदेश में। यही हमारा प्रश्न था और हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना ये कहाँ शुरू हुई? ये केरल में शुरू हुई है। केरल सरकार ने अभी एर्नाकुलम में ये गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना को शुरू किया। किसानों के लिए है। किसानों के जो मवेशी होते हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गई, ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि आपके गाय भैंस की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बीमा ये कवर करेगा। अगर वो दूध देना कम कर देती है तो उस केस में भी बीमा कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको होने वाले नुकसान से बचाएगा। तो गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल में शुरू हुई, ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया है। मनमोहन सिंह जी अभी दिसंबर में इनका निधन हो गया था। ये भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। पद्म भूषण इनको मिल चुका है। कब मिला था? 1987 में मिला था। ये वैसे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, 15वें नंबर के गवर्नर है। आपके लिए होमवर्क प्रश्न आ गया मेरे लाल। RBI के अभी 26वें नंबर के गवर्नर कौन बन गए हैं? इनसे पहले जो शक्तिकांत दास थे वो अभी क्या बन गए हैं ये भी बताइए। और ये भी बताओ कि मनमोहन सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, ठीक है। 3 प्रश्न पूछ लिए मैंने आपसे। और एक और प्रश्न यहाँ पे देख लो आप। अभी असम सरकार ने जग्गी रोड में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये बना रहे हैं उसका नाम रतन टाटा जी के नाम पे इन्होंने रखा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये PZU बन गया है। ये पोलैंड जो देश है उसकी एक बीमा कंपनी। दूसरे स्थान पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस है और तीसरे पे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की कंपनी है। तो आप कह सकते हो जो LIC है वो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है या भारत का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। LIC की बात करें, स्थापना होती है 1957 में। मुंबई में मुख्यालय आपको मिल जाएगा और चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। अगला देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न भी देख लो। यहां से स्टैटिक बन सकता है आपका। पहले प्रश्न में आपको बता दूं क्या है। तो प्रश्न है ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था लेकिन अभी अस्थायी रूप से उसको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि एग्जाम में पूछ लेगा भैया ऋषिकोंडा बीच कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अब आप समझ गए ना, एग्जाम में अगर इस तरह का स्टैटिक प्रश्न आता है तो वो क्यों आया होगा? क्योंकि वो किसी न किसी कारण से करंट अफेयर्स में बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसे कुछ समय पहले जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था उसे अभी अस्थायी रूप से टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, पहले तो हम बात कर लें ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये देता कौन है? तो डेनमार्क स्थित एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और ये दर्जा कुछ निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के लिए दिया जाता है, जैसे कि तटों को, जो समुद्री तट हैं, जो बीच है, उसको पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उसके लिए तट को प्लास्टिक और कचरा मुक्त बनाना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। तो ये सब चीजें आती है, क्योंकि जब तट साफ सुथरे होंगे तो ही तो वहां पे पर्यटक आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा,
इसके लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, इससे ये सर्टिफिकेट क्यों ले लिया? क्योंकि 3 कारण बताए गए। एक तो यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, पर्यटन आएगा तो पार्किंग अपनी गाड़ियां कहाँ पार्क करेगा, यहाँ की सिक्योरिटी कमजोर है, पर्यटकों की चीजें चोरी हो जाती है, सिक्योरिटी रीजन बताया गया, और यहाँ पे आसपास के जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो भौंकते रहते हैं, पब्लिक को काट लेते हैं, उनके पीछे बढ़ जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं, इसका समाधान कर लेंगे, फिर इनको ये वापस से दे दिया जाएगा। ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अभी ये न्यूज में है तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी रिपोर्ट भी आई है एक, जिसके अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो इस मामले में भारत 28वें स्थान पर है। अब रिपोर्ट का नाम है साइड रिपोर्ट। साइड मतलब हो गया स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। एक्चुअली में इन्होंने बताया कि जो भारत है ना, वो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है। डिजिटल इकोनॉमी आप कह सकते हो, मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 आ गए। सबके पास डिजिटल करेंसी रखी हुई है। आपके पास भी फोन पे होगा, मेरे पास भी है, इसके बाद भारत पे होगा, पेटीएम होगा। तो डिजिटली हमारे पास पैसा है, हमारे वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, लेकिन हम उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम दुकान पे गए, हम सब्जी वाले के पास गए, हम टेम्पो में गए, हमने कहा कि भैया ये डिजिटली पैसा ले लो, तो उसने कहा कि अरे भैया कैश दे दो, मेरे पास क्यूआर नहीं है। या हमारी इच्छा नहीं हुई, हमने नहीं करा, अरे लो भैया लो 5 रुपये पकड़ो, 3 रुपये पकड़ो। तो डिजिटली हम पैसा खर्च कम कर रहे हैं। उस मामले में इन्होंने कहा कि भारत 28वें नंबर पर है। वैसे डिजिटली इकोनॉमी के मामले में तो भारत 30वें स्थान पर है, 3rd नंबर पर है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसको जारी किसने किया? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने। तो ये क्या था, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। क्या है कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका खिताब किसने जीत लिया? आप सबको पता है, भारत ने ये खिताब जीत लिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, नवा एडिशन था और अभी पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, लेकिन भारत के जितने भी मैचेस है वो दुबई यूएई में हुए थे और फाइनली इसको जीत लिया भारत ने। तीसरी बार जीत लिया है। यहाँ पे भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र थे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत कब कब इसको जीत चुका है, भारत एक बार इसको होस्ट भी कर चुका है। तो पहले तो आप ये देखो भारत कब कब जीत चुका है। तो विनर्स की कैटेगरी में आप देखोगे तो ये रहा एक बार भारत और ये रहा एक बार भारत, यानी कि 2002 में जब ये श्रीलंका में हुआ था तब भारत ने इसको जीता था। उस वक्त श्रीलंका और भारत दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। उसके बाद 2013 वाला जो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, तब भी भारत जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अभी लेटेस्ट 2025 वाला नवा संस्करण जो पाकिस्तान यूएई में हुआ, उसको भी भारत ने जीत लिया है। इस बार का रनर अप जरूर याद रखना न्यूजीलैंड। वैसे भारत एक बार इसको होस्ट भी कर चुका है, 2006 में भारत ने इसको होस्ट किया था। और याद रखना अब जो अगला वाला होगा 10वां संस्करण होगा 2029 में, उसको भी भारत होस्ट करेगा। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर तरह के प्रश्न। उस पर मैंने आपका क्विज तैयार कर दिया है। आप अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, ये रही अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल है तो फ्री क्विजेज वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से 17-18 क्वेश्चन है वो मैंने आपको वहाँ पे करवा दिए। तो उसे आप लगा लीजिए ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर पूछे एग्जाम में तो आपका गलत ना हो। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है, तो एक काम मैं करूँगा, मैं एक बार छोटा सा वीडियो बना दूंगा एक बार एप्लीकेशन को रन करा करके स्टार्टिंग से ही कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। और फिर भी अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चलती है तो उसका एक ही कारण है मेरे दोस्त, आपका एंड्रॉयड उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और उसे चेक करने का एक ही आपके पास तरीका है, अपने घर में कोई दूसरा, मम्मी का, पापा का, भाई बहन, किसी का भी मोबाइल लीजिए, उसमें अपना ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और उसमें चला के देखिए और फिर देखिए उसमें चल रहा है या नहीं चल रहा। घर वालों से दूर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो होंगे, तो दोस्तों के मोबाइल में इंस्टॉल करके देखिए चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के बीच में अभी खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ? तो किर्गिस्तान। तो खंजर अभ्यास है, याद रखना, इस बार 12वां संस्करण है। 10 से लेकर 23 मार्च तक इसका आयोजन हो रहा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। कहाँ पे हो रहा है इस बार? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में, यानी कि किर्गिस्तान में ही हो रहा है।
और भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। ये भारत की पहली कमांडो यूनिट है। इसका आखिरी एडिशन जो था 2024 में, जो 11वां संस्करण था, वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। ऐसे होता है, एक बार भारत में, एक बार किर्गिस्तान, एक बार भारत, एक बार किर्गिस्तान, ठीक है। पहला एडिशन 2011 में हुआ था भारत में। तो ये सब बातें ध्यान रखना। एक बार किर्गिस्तान न्यूज़ में है तो मैं आपको दिखा दूं, सेंट्रल एशियन कंट्री है ये तो हमारा प्यारा भारत हो गया। ऊपर आप देखोगे ये किर्गिस्तान है, कैपिटल बिश्केक हो गई, किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी होती है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, लिख लेना। अभी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अभी रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा जय श्री वेंकटेशन। तो पहले तो ये याद रखना, इनका नाम जय श्री वेंकटेशन नाम है। और आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग, इंग्लिश में बोलोगे तो वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में अभी रामसर पुरस्कार इनको मिला है। ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय बन गई है। और वैसे तो टोटल 12 महिलाओं को अभी रामसर सचिवालय ने ये पुरस्कार दिया है, और उसमें से एक ये भी है भारतीय जय श्री वेंकटेशन। अच्छा, रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो जय श्री वेंकटेशन क्या याद रखना है एक लाइन में, जय श्री वेंकटेशन, इनको आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग की कैटेगरी में ये सम्मान मिला है। जय श्री वेंकटेशन की बात करें तो वे केयर एंड ट्रस्ट की सह संस्थापिका है। ये कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। और ये जो उनकी संस्था है, ये जो ट्रस्ट है, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। और रामसर की बात है तो अभी वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 89 है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अच्छा, अगले में देखो, अच्छा प्रश्न है ये भी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी तक जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम है उनका नाम है मार्क कार्नी इनका नाम है। लिबरल पार्टी से है ये। कनाडा के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। कनाडा एक बार मैप में देखो, ये रहा कनाडा। कैपिटल ओटावा होती है, कनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपको विनिपेग कनाडा में मिलेगी। और दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा ये कनाडा की है। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लाइन को 49th डिग्री पैरेलल कहते हैं। ये दुनिया के 2 देशों के बीच की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन भी है। तो ध्यान रखना ये। अभी नए प्रधानमंत्री कौन? मार्क कार्नी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा बन गया है? तो माधव नेशनल पार्क बन गया है। और माधव नेशनल पार्क ये कहाँ का है भाई साहब? मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का तो ये नवा देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले 2-4 महीने पहले आपने पढ़ा होगा, यानी कि दिसंबर 2024 में, कि हमारा जो देश का 57वां और जो 57वां टाइगर रिजर्व बना था वो कौन सा बना था? रातापानी टाइगर रिजर्व। वो भी मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व था। तो ये भी अब ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। बाकी सारे के सारे जो मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप रीड कर सकते हैं चाहे तो। अगला देखते हैं। ये जो माधव नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। अच्छा, वैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था याद रखना, 1973 में हमारा पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो दिल्ली ने इसको शुरू किया है। दिल्ली में बीजेपी सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। तो अब इन्होंने कहा कि जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं उन्हें हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसमें भी कौन सी महिलाएं? जिनकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच है। उनकी जो परिवार की वार्षिक आय है 3 लाख से कम होनी चाहिए, और इससे पहले वो किसी भी दूसरी सरकारी वित्तीय सहायता योजना का हिस्सा नहीं है, उसका लाभ नहीं ले रही है, वही इसका लाभ उठाएं। महिला समृद्धि योजना दिल्ली ने शुरू की, याद रखना। अगला देखते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे मनाया जाता है। कब? 10 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2022 में मनाया गया था। तो ज़्यादा पुराना दिवस नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। अगले में पूछ रहे हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि ONGC की सहायक कंपनी है, इसके नए अभी CMD कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विकास कौशल। इन्होंने स्थान लिया है रजनीश नारंग का। तो विकास कौशल, एक तो एक्टर है विक्की कौशल, ठीक है, तो उससे याद रह जाएगा विकास कौशल। HPCL के ये अभी नए CMD बन गए। तो ये इस तरह के प्रश्न सारे वन लाइनर ही होते हैं। और मैंने आपको वैसे ही बताया, अपनी जो वीकली क्लास हो गई, जो मंथली क्लास हो गई, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आता हूँ। और
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना वही मैं आपको समझाता हूँ, वरना मैं यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ जैसे डेली करंट अफेयर्स में होता है। लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये बातें हैं, ये ध्यान रख लो इनसे संबंधित। बाकी जिस जगह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने नहीं होते वहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ और आंसर बता देता हूँ और हम आगे बढ़ जाते हैं। वैसे इसके बाद एक सुपर फास्ट रिवीजन आता है, उसमें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है, अभी देखो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे कि फेडरल बैंक ने अभी किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो विद्या बालन को। लेकिन वीकली मंथली में एक फायदा ये हो जाता है, अगर कोई इस तरह के प्रश्न आते हैं ना जिसमें क्वेश्चन और आंसर देखना होता है, लेकिन अगर कोई स्टैटिक बात होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ ऐसा नहीं होता। अब देखो फेडरल बैंक आ गया, तो स्थापना होती है 1931 में, अलवा केरल में मुख्यालय है, एमडी सीओ केवीएस मेनन है, टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, चापचार कुट महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये चापचार कुट महोत्सव। ये मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इस बार हमने इसको 7 मार्च को मनाया है। झूम खेती के खत्म होने के बाद इसको मनाया जाता है, मिजो कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। बाकी आप ये देख लो, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम। कैपिटल एजोल होती है, करेंसी है लाल दुहोमा, और गवर्नर है वीके सिंह। एक तो यहाँ पे चापचार कुट महोत्सव और एंथोरियम महोत्सव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये भी अच्छा प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स अभी हुए आईफा अवार्ड्स, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज। लेकिन आईफा अवार्ड से आप ये जरूर याद रखना, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। पहले तो आईफा की फुल फॉर्म बात कर लो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। 2025 में इसके ये सिल्वर जुबली इन्होंने मनाई, 25वां संस्करण था। और कहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये दूसरी बार है 25 सालों में या 25 संस्करणों में, 25 एडिशनों में ये दूसरी बार है जब इसको भारत में आयोजित किया गया। भारत में भी कहाँ पे हुआ ये, जयपुर राजस्थान में। आप कहोगे दूसरी बार हुआ भारत में, तो पहली बार कब हुआ था, 2019 में हुआ था मुंबई में। हमेशा ये बाहर ही होता है, भारत के बाहर, जैसे लास्ट टाइम पिछले साल हुआ था यूएई में। ठीक है, तो इस बार का ये यहाँ पे हुआ है जयपुर में, तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखना। बाकी और क्या क्या कैटेगरीज है, मुख्य रूप से जब भी फिल्मी अवार्ड्स होते हैं मैं 4 कैटेगरी आपको बताता हूँ। कौन सी बेस्ट फिल्म है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो ये बड़ा आसान रहेगा याद रखना। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज है, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव लापता लेडीज। मतलब लापता लेडीज छाई रही है इस बार, ध्यान रखना, आसान होगा हमारे लिए। एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा भी याद रखना, ये राकेश रोशन चुने गए इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, नेशनल सेफ्टी वीक, ये कब से कब तक मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाता है। थीम भी है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। पहली बार इसको 1972 में मनाया गया था। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और वीक, एक और सप्ताह होता है जिसे आप कहते हो नेशनल रोड सेफ्टी वीक। हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। वो कब से कब तक होता है वो भी आप याद रखें, 11 से लेकर 17 जनवरी तक। अच्छा, ये तो नेशनल सेफ्टी वीक हो गया। इसी से नेशनल सेफ्टी डे अगर आपसे पूछ लेंगे तो वो याद रखना, वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप पूछते हो ना एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता दो, तो ये वही प्रश्न है कि अभी किस राज्य ने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है असम ने। तो उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो असम सेट उस सैटेलाइट का नाम है। और इस तरह से असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास खुद का सैटेलाइट होगा। तो असम इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। और उद्देश्य क्या होगा, कृषि में, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा के लिए, पुलिस अभियानों में इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एक चक्रवात आया, तूफान आया जिसका नाम अल्फ्रेड है, कहाँ पे आया, कहाँ पे तबाही मचाई, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को, तूफान को किस नाम से जानते हैं, तो विली विलीज कहते हैं, याद रखना, विली विलीज। फिर अगले में पूछ रहे, अच्छा ये इस तरह का प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो, कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया। कैसे कंफ्यूज कर सकता है, आप जानते हो मिथिला से आपको क्या याद आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर कहीं ना कहीं बिहार से होगा, लेकिन यही तो कंफ्यूज करने वाली बात है। इसका आंसर बिहार नहीं होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। तो अभी मार्च में ही गुजरात के गांधीनगर में ये शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य था
गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान को सम्मान करने के लिए इसका आयोजन किया। और आप जानते हो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वो अपने सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसीलिए आप या कोई भी स्टूडेंट मिथिला देख करके बिहार आंसर कर सकता है अगर आप उसने वो ये पढ़ा नहीं होगा तो याद रखना गुजरात के गांधीनगर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि साइना नेहवाल ने, अच्छा साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये एक शटलर है, यानी कि इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो अभी ये किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो उस कंपनी का नाम है नारिका। तो फ्रांस की कंपनी है ये नारिका। ये कंपनी भारत का एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब आप कह सकते हो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला ये सैनिटरी प्रोडक्ट है जो इस कंपनी के होते हैं, दोबारा से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंपनी का नाम सिंपल से याद रखो आप, तो नारिका है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी साइना नेहवाल बन गई है। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि बुक का नाम क्या है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को तो लिखा है मदन मोहन सती ने, लेकिन अगर पूछे इस बुक को लॉन्च किसने किया तो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ये बुक का लेखक है मदन मोहन सती। किसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, नाम से समझ में आ रहा होगा, भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया, प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सही उत्तर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश, हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर है प्रणव वेंकटेश। और अभी विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया और ये खिताब जीतने वाले वो 7वें भारतीय बन गए हैं, ये भी ध्यान रखना। चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 जो अभी कहाँ पे हुई थी, तो ये मोंटेनेग्रो के पेट्रोवेक शहर में हुई थी। ये जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप होती है ना, 20 साल से कम उम्र के शतरंज खिलाड़ियों के लिए होती है। प्रणव वेंकटेश की बात करें तो ये भारत के 75वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे और अभी हमने कहा कि वो ये खिताब जीतने वाले 7वें नंबर के भारतीय बन गए। आप पूछोगे ये खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और इसी चैंपियनशिप में जो महिला वर्ग का खिताब है वो जीता अन्ना शुखमन ने, जो रशिया की प्लेयर है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है क्योंकि ये भारतीय है, इन्होंने ये खिताब जीता। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया, तो इसको त्रिपुरा ने शुरू किया है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, अगर ये आपसे पूछेंगे तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने ही अभी इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन किया है। मैं आपको बताता हूँ दोनों योजना क्या है। दोनों योजना आप यूं कह सकते हो राज्य की लड़कियों के लिए है, कन्याओं के लिए है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना तो राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे या कह सकते हो बीपीएल का जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो उनके लिए ये योजना है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी, बालिका के नाम पे 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा कर देगी और जब बच्ची की आयु 18 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद में उसको ये बॉन्ड की राशि दे दी जाएगी। सरकार का ऐसा मानना है कि जब तक बच्ची 18 वर्ष की होगी इस बॉन्ड की वैल्यू 10 लाख रुपए तक हो चुकी होगी। तो ये योजना है। एक और योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये जो हायर सेकेंडरी में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए है। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षा बोर्ड में या जो भी उनका 12th का एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी का एग्जाम होगा, अगर जो बच्चियां उसमें अच्छा स्कोर करती है, मेधावी छात्राओं को, इस तरह की मेधावी इंटेलिजेंट छात्राओं को हम फ्री में स्कूटी देंगे। 140 मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो सिंपल सा दोनों योजना याद रखना, वो तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या है, लेकिन ये योजनाओं के नाम याद रखना किसने शुरू किया है, त्रिपुरा की योजनाएं है। अगला देखते हैं। अब ये दिवस है, दिवस भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे, ये 2025 वाला कब मनाया गया, मतलब हर साल फिक्स नहीं होता, तो इस बार वाला याद रखेंगे आप 10 मार्च को मनाया गया। वैसे मनाया कब जाता है ये, तो मार्च महीने के दूसरे सोमवार को ये दिन मनाया जाता है। तो 2025 में हम 10 मार्च को मना रहे हैं कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। थीम भी है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल की बात करें तो 56 सदस्य देशों का ये एक संघ है। इसमें वही देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। इनके बीच एक गेम्स भी होते हैं जिसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हो, हर 4 साल में होते हैं। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में, और अब अगला होगा 2026 में 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहली बार कब हुए थे ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, भारत ने
कॉमनवेल्थ गेम्स को कब होस्ट किया था? 2010 में नई दिल्ली में हुए थे वो, इसका 19वां संस्करण था। ये सब याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए अभी 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो हम ये खरीद रहे हैं रशिया के साथ। अब रशिया की कौन सी कंपनी है वो भी देख लो। तो हमने क्या पढ़ा कि भारत अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीद रहा है और रशिया से खरीद रहा है। रशिया की कौन सी कंपनी है? रशिया की रोसोबोरोन एक्सपर्ट्स नाम की कंपनी है। उसके लिए हमने अभी $248 मिलियन का समझौता भी कर लिया है। एक्चुअली में हमारे ये जो टैंक है ना, ये 1970 से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह सकते हो अभी इनमें 780 हॉर्स पावर का इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर रहे हैं हम और इसमें अब 1000 हॉर्स पावर के इंजन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम रशिया से ये खरीद रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी किस देश ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो आप सबको पता है उत्तर तो मॉरिशस हो जाएगा। आपको पता है अभी मॉरिशस सरकार ने 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया था और हमने पढ़ा भी था इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया है। तो जब मोदी जी वहां गए तो उनको मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए, ये भी याद रखना, और पूरे विश्व में 5वें व्यक्ति बन गए हैं, वैश्विक नेता बन गए ये सम्मान पाने वाले, पहले तो भारतीय हैं। और जब मोदी जी वहां गए, ये पॉइंट भी याद रखना, तो मॉरिशस में उनका सम्मान किया गया पारंपरिक गीत गवई कार्यक्रम से। ये गीत गवई कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है। ये एक पारंपरिक भोजपुरी स्वागत संगीत समारोह है। बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सारे वहाँ पे बसे हुए हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं वहाँ पे। तो ये ज़रूर याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है एज ए स्टैटिक ऐसे ही बनते करंट अफेयर से ही, ठीक है। और गीत गवई को आपको एक और पॉइंट बता दूं, 2016 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा चुका है। और ये पॉइंट और देखा हमने कि ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी जी इनके राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह में पहली बार गए, इससे पहले भी जा चुके हैं, 2015 में भी गए थे। और इसके अलावा भारतीय सेना का जो एक युद्धपोत है INS इम्फाल, उसने भी यहाँ पे मॉरिशस के राष्ट्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। तो ये भी याद रखना कौन सा है, INS इम्फाल है। इसके और इन सब के अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में 8 समझौतों पर भी समझौते हुए, मतलब हस्ताक्षर हुए, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे मॉरिशस की बात है तो एक बार मॉरिशस जरूर देख लेना चाहिए, ये तो हमारा प्यारा भारत हो गया। और ये रहा मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल होती है। करेंसी क्या है, मॉरिशन रुपी। और प्रेसिडेंट अब नए बन गए हैं, अभी दिसंबर में ही बने थे। चलो उनका नाम बताइए, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, डेली करंट अफेयर्स वाली में। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनका नाम क्या है। और ये भी नए बने थे, नवीन राम गुलाम इनका नाम है, याद रखना। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र आपसे पूछेंगे तो मॉरिशस आंसर करना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2020 से 2024 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, इंपोर्टर कंट्री कौन सा बताया गया? तो यूक्रेन को बताया गया। फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर रखा है भारत को, और तीसरे नंबर पे कतर को रखा है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हथियारों को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात करते हैं, उसका 8.8% हथियार यूक्रेन ने खरीदा है। दूसरे स्थान पे भारत है 8.3% हथियार आयातकों के साथ, मतलब हथियार इंपोर्ट करने के मामले में। अच्छा, ये तो बात हो गई सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है। आपने कहा यूक्रेन, भारत दूसरे स्थान पे है। अगर इसी का उल्टा पूछा जाए सबसे ज्यादा हथियार कौन बेच रहा है, तो उस मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अच्छा, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछेंगे, ध्यान से सुनना, कि भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीद रहा है, तो उस मामले में रशिया नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे अच्छा दोस्त रशिया ही है। ये भरोसा नहीं है, ये दोगला इंसान है, ठीक है। तीनों बातें ध्यान रखना। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। फिर अगले में पूछ रहे, भारतीय बैंक संघ का भी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। जितने भी भारतीय बैंक है उनका ये एसोसिएशन है, अतुल कुमार गोयल। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट और बोंगो सागर नाम का अभ्यास हुआ?
तो ये दोनों अभी हमने किए हैं बांग्लादेश के साथ में। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। इसका भी 6ठा संस्करण हुआ मार्च में ही। इसके अलावा एक बोंगो सागर अभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका भी 4था संस्करण भी हुआ। ये दोनों कहाँ पे हुए? बंगाल की खाड़ी में हुए, और इसमें भारत की तरफ से INS रणवीर ने हिस्सा लिया। ये चीजें आप ध्यान में रखना। उसके अलावा पूछ रहे हैं धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअली में ये दिवस भी कोई फिक्स नहीं होता। आप कह सकते हो कि मार्च के दूसरे बुधवार को, वेडनेसडे को ये मनाया जाता है, तो आंसर होगा इस बार 12 मार्च। ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तो नो स्मोकिंग डे हो गया। अगर आपसे पूछेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है, तो वो 31 मई होता है, वो फिक्स है, वो ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को चुना गया है। तो फरवरी महीने के लिए, कौन से महीने के लिए? अभी आपको पता है ICC चैंपियंस ट्रॉफी उसको भारत ने जीता है। चलो आप मुझे बताओ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी को अभी भारत ने जीता है, जो कि इसका 9वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता है पाकिस्तान और UAE में। भारत के सारे मैच यहीं पे हुए थे, UAE में, और भारत ने इसको जीत लिया। भारत ने तीसरी बार इसको जीता है। अब एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, भारत ने किसको हरा करके जीता है, ये आपको बताना है। बाकी अभी फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया शुभमन गिल को, और महिलाओं में अगर बात करेंगे एलाना किंग को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। सिंपल सा याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, और अभी उनका निधन हो गया है, तो नाम हो जाएगा V रामास्वामी। तो इनके नाम के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के वे पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा आर्मी, सेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका 5वां संस्करण हुआ। 2 फेज में हुए थे ये। पहला फेज इसका जनवरी में हुआ था लेह लद्दाख में, अभी दूसरा चरण हुआ इसका मार्च में जम्मू कश्मीर में। तो दोनों फेज में मिलाकर के हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय सेना इसमें टॉप पे रही है, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे लद्दाख इसमें रहा है। ये इस बार इसका 5वां संस्करण था, याद रखना। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट आप ध्यान रख लो कि अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, कौन से गेम्स? पैरा गेम्स होंगे, अभी 2025 में दूसरा संस्करण होगा, वो नई दिल्ली में होंगे, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस हवाई अड्डे ने ASQ पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ASQ का मतलब होता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। कौन देता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। और किसको दिया अभी? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इसी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए ये ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। ये लगातार 7वां साल है जब इसको ये पुरस्कार मिला हो। अच्छा, अगर आपसे पूछे कभी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन ऑपरेट करता है, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो सिंपल से याद रखेंगे, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। उद्घाटन किया हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। फिर अगले में पूछ रहे भी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतन मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो नेशनल आर्चीव्स ऑफ या आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसने अभी अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। और इसी मौके पर हमारे जो पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। वैसे इस मिशन की घोषणा अभी केंद्रीय बजट में भी की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? कि भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वे करना, उनका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करना और उनका संरक्षण करना, उनको रिजर्व रखना। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। बाकी राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, तो एक सरकारी संस्था है जिसका काम क्या होता है? पुराने और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं उनको संजो कर रखना, उनकी देखभाल करना। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, डायरेक्टर जनरल है अरुण सिंघल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया है, तो इंपॉर्टेंट है।
अभी नई दिल्ली में हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और भारत ने यहाँ पे 134 मेडल जीते, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज के साथ। तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं जदिया स्वामी फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, आंसर लगा हुआ है, तो आंसर यही हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में बडगा समुदाय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फेस्टिवल वाले प्रश्न में फेस्टिवल याद रखो, कहाँ मनाया जाता है, अगर कोई समुदाय या जनजाति मना रही है तो वो भी आप याद रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत में किस कंपनी ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया, तो दोनों ने किया है, जियो और एयरटेल ने। और आपको पता है स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है और इसी की एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जिसका नाम स्टारलिंक है। और इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, इसने क्या कर रखा है, पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में हजारों की संख्या में छोटे छोटे सैटेलाइट को स्थापित कर रखा है जिनके जरिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये हो जाता है कि जैसे अभी जियो एयरटेल को इंटरनेट देना होता है तो ये केबल के थ्रू या फिर खंबे लगाते हैं तो उनके थ्रू इंटरनेट देते हैं। जैसे अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला एरिया है, तो इधर इंटरनेट बहुत लो स्पीड पे आता है, बहुत दिक्कत आती है, दूर से दूर तक इधर टावर नहीं है। लेकिन इस केस में इनको ना केबल की जरूरत पड़नी है ना टावर की जरूरत पड़नी है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट से आने वाला। जैसे आप यहाँ पे रहते हो, आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके आसपास जो ऊपर सैटेलाइट होगा ना वहां से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे इंटरनेट चाहिए होगा ना तो ऊपर मेरे आसपास कहीं सैटेलाइट होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में इन्होंने सैटेलाइट लगा रखे हैं, तो यहाँ से मुझे इंटरनेट मिल जाएगा। आप यहाँ रहते हो यहाँ से मिल जाएगा, तो सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगा, तो केबल और इनका खर्चा बच जाएगा। इसी के लिए समझौता किया अभी जियो एयरटेल ने इसके साथ, याद रखना। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहां पर बनेगा, तो ये प्रयागराज में बनेगा, याद रखना। अच्छा क्या है ये कलाग्राम, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा विशेष संस्कृत गांव होगा। अच्छा क्या है ये कलाग्राम, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा विशेष सांस्कृतिक गांव होगा जिसमें भारत की कला संस्कृति परंपराओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा, उसी के लिए बना रहे हैं। मतलब उद्देश्य आप कह सकते हो भारतीय लोक कला सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करने एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश ने अभी प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये आप याद रखना। देश का पहला होगा तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे अभी मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब भैया किसने जीत लिया, वो एक भारतीय ने जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। उन भारतीय का नाम है एंजेला स्वामी। तो मिस नहीं है, ये मिसेज की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड के पटाया में हुआ था, और राजस्थान बीकानेर की रहने वाली एंजेला स्वामी, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। अच्छा अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछूंगा आपसे। तो मैं पूछ रहा हूँ मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता था, कौन सा संस्करण था, कहाँ पे हुआ था। 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन सा संस्करण कहाँ पे हुआ और किसने जीता, देखिए कौन कौन बता पाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 का ही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फ्रंटियर टेक हब को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप करना। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है भाई, तो आप कह सकते हो एक उभरती हुई तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों, उसके प्रिंसिपल का उपयोग करके उन समस्याओं को हल करती है जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना फ्रंटियर टेक हब को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज तैयार हो गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके लगा लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, राधे राधे। और हाँ, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। इतनी सी मेरी रख लो गुहार, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी राधे राधे आप सभी को।